डिवीजन पे, ठीक है। और इंटरफेस भी हमने पढ़ लिया था, फिर मैंने सेल डेथ के बारे में भी बताया था, माइटोसिस और मायोसिस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। अब हम करने जा रहे हैं माइटोसिस के कुछ फेजेस को डिस्कस। इधर देखिए जल्दी जल्दी से, ये मैंने बनाया हुआ है सेल, ये हमारा हो गया सेल मेम्ब्रेन बाहर वाली, अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, और ये जो मैंने ब्लू वाला बनाया हुआ है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस ये इसके न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मतलब कि जो न्यूक्लियस का आउटर वाला जो कोट होता है वो, और ये दो जो मैंने यहाँ पे ये बनाए ये होते हैं सेंट्रोसोम्स। जब भी सेल में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं, देखिए सेंट्रोसोम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये सेंट्रोसोम्स बेसिकली हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में। आई बात समझ में? जो दो हमारे क्रोमोसोम्स के पेयर्स होते हैं, यानी कि पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ये उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी अपनी तरफ। ये बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, यूँ समझ लें कि धागे बनाते हैं ये, लेकिन वो धागे जो है वो करंट वाले धागे होते हैं। इतना करंट होता है उनमें कि वो क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींच सके जैसे, ठीक है। अभी हमने इंटरफेस पढ़ा था कि भाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तेज हो गई और जो क्रोमोसोम्स है आहिस्ता आहिस्ता नजर आने लगते हैं अंदर, ये नजर आना शुरू हो गए, ठीक है। सेंट्रोसोम्स के इन दो पेयर्स को हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। ये सेंट्रियोल्स सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, बस प्लांट्स में नहीं होते, ठीक है। ये था हमारा इंटरफेस। अब इंटरफेस में हमने पढ़ा था कि जब भी जो आखिरी G2 फेज होता है, डीएनए रेप्लिकेट होना स्टार्ट होता है, सही है। तो मैंने यहाँ भी छोटा सा ये ब्लू वाला बनाया हुआ है कि डीएनए यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ, क्लियर है बात। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज, यानी कि माइटोसिस में ये रहा, ये वाला जो हमने पढ़ा था, ठीक है। प्रोफेज के भी दो हमारे पास फेजेस होते हैं। जो पहला प्रोफेज होता है इसको हम कहते हैं प्री प्रोफेज, और जो तीसरा नंबर मैंने लिखा है इसको हम कहते हैं पोस्ट प्रोफेज, ठीक है। यानी कि जब इंटरफेस कंप्लीट हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया, अब शुरू में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे ये सेंट्रियोल्स हैं इनमें फाइबर्स स्टार्ट हो जाते हैं प्रोड्यूस होना, यानी कि यूँ समझ लें कि ये जो है इलेक्ट्रीफाई होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रीफाई होना स्टार्ट हो जाएंगे, जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे गायब हो जाएगा, सबसे पहले डिसअपीयर हो जाता है। गायब का मकसद ये नहीं होता कि भाई वो बस खत्म हो गया, वो डिसअपीयर हो जाएगा, गुम हो जाएगा। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम तो एक एक होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, ये आपस में पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने तभी समझाने के लिए एक क्रोमोसोम्स को बनाया ब्लू पेन के साथ, दूसरों को रेड के साथ, तो ये जो ब्लू रेड का पेयर यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोफेज में पहले क्या होगा, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स नजर आए थे ना, एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड सिस्टर्स। हाँ, क्रोमेटिड सिस्टर्स, यानी कि क्रोमेटिड के ये दो टाइप्स होते हैं, एक होंगे अलग और दूसरे होंगे अलग, क्योंकि इनको होना है डिवाइड, तभी अलग अलग जो है वो अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, अदरवाइज ये भी डिसअपीयर्ड होते हैं। अभी जो क्रोमेटिड सिस्टर्स होती हैं आपस में क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं, पेयर्स। तो यहाँ पे प्रोफेज में इन्होंने पेयर बना लिया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है ये आहिस्ता आहिस्ता गुम हो जाती है, तो ये भी हमारा पोस्ट प्रोफेज होता है, प्रोफेज का ही चक्कर होता है। एक तो ये हो जाएगा गुम, और जो ये हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं ये अलग अलग पोजीशंस पे चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे ब्लू वाले ऊपर चले गए और जो रेड वाले वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे। और जो ये करंट यहाँ पे फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो थोड़े थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इतने लंबे हो जाएंगे कि इन क्रोमोसोम्स को जाके ये टच करें, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन, ये था हमारा प्रोफेज। भाई प्रोफेज में क्या हुआ, इंटरफेज में जब डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो सबसे पहले न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, और जो सेंट्रियोल्स हैं उनमें ऑप्टिकल फाइबर्स पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी गायब, पहले न्यूक्लियस गायब, अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी गायब हो जाती है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो उनकी जो है पेयर्स बन जाते हैं, और जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपने अपने रेस्पेक्टिव पोल्स पे चले जाते हैं, सही है यहाँ तक। देन हमारा आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा, ये सेंट्रियोल्स अपने अपने कॉर्नर पे ही रहते हैं, लेकिन
जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब यूं लाइन में खड़े हो जाते हैं, स्ट्रेट बीच में, बिल्कुल सेल के मिडिल में। बस यहाँ पे यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो ये ब्लू वाला सेंट्रियोल है, ये ब्लू क्रोमोसोम, क्योंकि ये क्रोमोसोम से पेयर में दो दो है, तो ब्लू वालों को ये अट्रैक्ट करेंगे और रेड वालों को नीचे वाले अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये था प्रोफेज, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में सिर्फ सेंटर में आ जाते हैं क्रोमेटिड्स, और मेटाफेज के बाद हमने पढ़ा था एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, जो रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम्स होते हैं वो अट्रैक्ट हो जाते हैं अपने अपने सेंट्रियोल्स की तरफ, ठीक है। अब जब ये अट्रैक्ट हो गए, अब क्या होगा, जो ये वाला जिसने ब्लू क्रोमोसोम्स को जमा किया था, इन सबको कहना कि आप अपनी टीम बनाते हैं, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस गुम हो गया था वो यहाँ पे भी जाहिर होगा और यहाँ पे भी जाहिर होगा। यहाँ पे कैसे जाहिर हुआ, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि ये न्यूक्लियस यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया था, तो एक यहाँ पे नजर आएगा और एक यहाँ पे नजर आएगा। यानी कि अब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होना शुरू हो गई, न्यूक्लियस भी जाहिर हो गया, और ये वाले सारे के सारे हो गए रेड क्रोमोसोम्स, और ये वाले सारे के सारे हो गए ब्लू क्रोमोसोम्स। लेकिन याद रखें, जितने क्रोमोसोम्स का नंबर यहाँ पे था पेरेंट सेल में, उतना ही इन दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा। तो अब ये हमारे क्या हो गए, जब टेलोफेज 2 होगा यानी कि नेक्स्ट फेज, तो ये यहाँ से टूट जाएगा। आई बात समझ में, ये यहाँ से टूटेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये हमारा बन गया अलग सेल मेम्ब्रेन, ये अलग सेल मेम्ब्रेन। अब ये कब बनेगा, जब जो ये हमारे सेंट्रियोल्स है ये डिसअपीयर हो जाते हैं। आई बात समझ में। अब सेंट्रियोल तब तक रहेगा जब तक ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं आ जाती। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आ गई, अब क्रोमोसोम अंदर बंद हो गया, कहीं भी नहीं भागेंगे, अब ये गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। सिमिलरली ये रहना भी यहाँ पे गायब हो गए, बंद हो गए, रेड वाला सेंट्रियोल भी गायब हो जाएगा। अब ये हमारे पास दो बन गए, ये इसका अपना न्यूक्लियस है अंदर, और क्रोमोसोम फिर कहाँ जाने जाते हैं, यहाँ पे इसमें भी क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाएंगे और इसमें भी डिसअपीयर हो जाएंगे। दो बन गए। 3 में ये बीच में नहीं होते, ये इधर होते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखें 3 में क्या होगा, जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की वो गायब हो जाएगी और सेंट्रियोल्स अपने अपने कॉर्नर पे चले जाएंगे। ये क्रोमोसोम्स कहीं पे भी हो सकते हैं, ये नीचे या ऊपर पे हो सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट में क्या होगा, मेटाफेज में ये तो उधर ही रहेंगे कॉर्नर में, लेकिन क्रोमोसोम्स बीच में आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, रेस्पेक्टिव क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। जब अलग अलग हो गए, जो न्यूक्लियस गुम हो गए थे वहाँ पे जाहिर होना शुरू हो जाएंगे, इनके चारों तरफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जब कंप्लीट हो जाएगी, सेंट्रियोल्स गायब हो जाएंगे, सेल अलग अलग हो जाएंगे। ये दोनों बातें हैं। अब ये था, ये तो मैंने समझाने के लिए, हाँ अलग थी। एस्टर क्या सिस्टर सुना, चले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी हुई ना, ये ऑटोमेटिकली गुम जाएगी। चलिए ये गुम की होते हैं अलग से सर जो सेल प्रोटीन और ये वेरी लाइफ टाइम इंडिपेंडेंट वो मायोसिस हुआ। लेकिन हम जब बनाएंगे कैमरा